तो अगर मैं रख दूं तुम लोगों के सामने 3 चीजें, शुगर, डायमंड, ग्रेफाइट, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे इन तीनों के बीच क्या सिमिलरिटीज है? बीवी, इनमें तो कोई सिमिलरिटीज नहीं दिख रहा हमें। तीनों दिखने में काफी अलग है, रंग भी अलग है, ढंग भी अलग है। नहीं बीवी, कोई सिमिलरिटीज नहीं है। रुक जाओ यार, शायद तुम गलत हो। ये तीनों ही बने हुए कार्बन से। झटका लगा क्या? अब आगे सुनो। सिर्फ ये 3 चीजें ही नहीं, हमारे आसपास जो भी है सब के सब कहीं ना कहीं ज्यादा या कम कार्बन से ही बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर भी 18% कार्बन पाया जाता है। और झटका लगा मतलब भाई साहब कुछ ऐसा है, हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वहाँ कहीं ना कहीं कम या ज्यादा तुम्हें कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, कभी तुमने सोचा है? क्योंकि देखो कार्बन यार हमारे क्लास में जो सबसे हैंडसम लड़का होता है ना उसकी तरह होता है, जो यार गर्लफ्रेंड तो चुटकियों में पटा लेता है। भाई साहब क्या बताए, तो जैसे ये लौंडे होते हैं काफ़ी हैंडसम और पटा लेते हैं लौंडिया, तो उसी तरीके से हमारे कार्बन के पास भी एक खास प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ के साथ आसानी से मिलकर सर्वाइव कर पाता है। वो खास चीज़ है कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले कि तुम समझो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तुम समझ लो यार कंपाउंड क्या होता है, तब तुम चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। अब देखो नेचर के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, ये अगर इकट्ठा मिलके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। समझ गए? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलके कोई चीज़ बनाता है उसे कहते हैं कंपाउंड। अब जैसे मैं बात करूँ CO2 का, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनता है CO2। उसी तरीके से वाटर में H2O, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, दोनों मिला एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं वाटर। बिल्कुल इसी तरीके से जिस भी कंपाउंड के अंदर में कार्बन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। जैसे कि यार जो CO2 है, जहाँ ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिलके बनता है CO2, तो क्योंकि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे कार्बन कंपाउंड। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मीथेन का, तो यहाँ भी होता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाता है मीथेन जिसे हम कहते हैं CH4। तो इसी बीच अगर तुमने ध्यान दिया, मैंने कहा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, बट क्या तुमने सोचा है कि ये बनते कैसे होंगे? देखते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर। देखो कार्बन के अंदर में 3 चीज़ें पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों ही 666 का कॉम्बिनेशन पे होता है। अब देख लो तुम यहाँ में इसका स्ट्रक्चर, यहाँ में जो ये बीच में बैठा हुआ न्यूक्लियस है, इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कपल की तरह निब्बा निब्बी भाई साहब एकदम चिपक के रहते हैं। और हमारा इलेक्ट्रॉन सख्त लौंडा भाई साहब सिंगल रहेंगे, बाहर घूमते रहता है। और हमारा यही इलेक्ट्रॉन जब भी 2 कंपाउंड एक साथ मिल रहे होते हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा होता है। तो इसका जो बैठने का तरीका है, पहला सर्कल पे यार 2 इलेक्ट्रॉन होता है एज पर द रूल। क्यों होता है मत पूछना, बस ये नियम है। पहला सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सर्कल पे 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ में तुम अगर कार्बन का कंडीशन देखो, पहला सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सर्कल पे 4 ही बचा हुआ है क्योंकि उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। बट तुम्हें मैंने बताया केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग का जरूरी है। जिस तरीके से हमारे लाइफ को आगे लेके चलने के लिए हमें जरूरी है बैलेंस का, उस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आउटर सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, बट हमारे कार्बन के पास तो 4 ही है। तो यहाँ में कार्बन क्या कर सकता है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले। बट अपना भाई कार्बन कहता है मैं झुकेगा नहीं, मैं ना किसी को देगा ना किसी से लेगा, हमें शेयर करेगा। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ना कि लेते या देते हैं। और जो लेने देने का प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जब 2 एलिमेंट मिलते हैं तो मिलने का 2 प्रोसेस होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में लेन देन चलता है और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। तो हमारा कार्बन जिद्दी सख्त लौंडा कहता है कि हम करेंगे शेयरिंग, मैं झुकेगा नहीं। इसके अलावा देखो यार, अगर हमारे भोसरी वाला चच्चा ना पूछ दे तुम्हें, अच्छा ये बताओ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों करता है, कोई दूसरा बॉन्ड कर लेता, मतलब आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं करता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों? तो मेरे हिसाब से तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तेरे को क्या भाई, उसे करना है करने दे, बट क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बताना पड़ता है डिटेल में। तो सुनो, चलो मान लो हमारे कार्बन ने किसी तरह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना आउटर मोस्ट सेल पे
जो जगह खाली था उसे भर दिया। अब आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखा जाए तो बैलेंसिंग कर रहा है। बट क्या सच में ये बैलेंसिंग हो रहा है? देखो, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कार्बन के पास ओवरऑल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि उसके न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो यहाँ न्यूक्लियस के साथ तो नाइंसाफी हो गया। अब न्यूक्लियस कैसे 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा? संभाल ही नहीं पाएगा। तुम एज ए होल देखो तो बैलेंस हुआ ही नहीं। तो पहला कंडीशन पॉसिबल है नहीं। इसके बाद दूसरा कंडीशन लेता है कि मान लो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, दे दिया किसी को, लूज कर दिया, तब क्या होगा? अब देखो, कार्बन के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस पे है, उसने बाहर के 4 एटम को बहुत ही जोर से पकड़ के रखा हुआ है। इतने आसानी से वो छोड़ेगा नहीं उसे। तुम बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों को किसी के बोलने पे छोड़ दोगे? नहीं ना। वहाँ में एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है 666 का। इस कॉम्बिनेशन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये तो कार्बन के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि ना कार्बन किसी को दे सकता है ना ले सकता है। अब कार्बन कैसे अपना बैलेंसिंग करे और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाए? तो कार्बन ने कहा हम करते हैं प्रबंध, और ये कॉन्सेप्ट लेके आया शेयरिंग का, कि चलो हम नहीं दे रहे तो हम शेयरिंग कर लेंगे। बस इतना बता देना भाई, भोसरी वाले चच्चा खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश। और यार वीडियो को लाइक करो जल्दी। इतना मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एनिमेट कर रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो। तुम्हारे एक लाइक से वीडियो में इंप्रेशन बढ़ेगा और मैं जो काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इसमें मुझे मोटिवेट मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, देखो अल्टीमेटली बात ये है, जब चैनल पे व्यूज़ बढ़ता है तो यार बंदे के ऊपर अलग से मोटिवेशन बढ़ता है। और ये मोटिवेशन दोगे तुम मुझे लाइक करके, कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके। खैर यार, यहाँ तो मैं बैठ गया अपने वीडियो को प्रमोट करने में, छोड़ते हैं। अब इसके अलावा अगर तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज या फिर कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पूछ दे तो तुम क्या बताओगे? तो यार तुम बताना, जब कार्बन किसी एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है तब उस कंपाउंड के अंदर में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने मिलता है हमें। उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। और क्योंकि कार्बन के अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड की तरह चार्जेस का एक्सचेंज भी नहीं होता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड पे नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस देखने मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। अब यार ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर तुम कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्डिंग होता है ना, ये भी 3 तरीके का होता है। ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अभी तीनों क्या है इन्हें देखते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। अब मान लो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है और पहला जो सर्कल होता है उसके लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 हाइड्रोजन मिलके आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ना, तो ये बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। फिर यह डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होता है, 2 एटम अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर होता है, तब हम कहते हैं उसे डबल बॉन्ड। अब जैसे ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर यार जैसे कि तुम्हें पता है 2 होता है और बाहर होता है 6। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए चाहिए 2। तो यहाँ अगर 2 ऑक्सीजन का एटम अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं ना, तो उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करके अपना बैलेंसिंग कर लिया। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ में 3-3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है आपस में 2 एटम के। जैसे कि देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर यार 2 होता है, बाहर 5 होता है। अब इसे कितना चाहिए अपना बैलेंसिंग करने के लिए? 3। तो इसे 3 किसी से शेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर 2 एटम नाइट्रोजन का आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं ना, तो यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना जो आउटर ऑर्बिट पे 8-8 करके बैलेंस कर लिया। तो ये जो 3 तरह का बॉन्ड तुम्हें मैंने बताया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों ही पॉसिबल है हमारे कार्बन के साथ। हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ यार, कार्बन का सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। देखो मीथेन एक तरह का कार्बन कंपाउंड है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि मीथेन बना हुआ है कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड होता कैसे है, ये हमारा कार्बन और यहाँ इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ में 4 अलग अलग हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं। हमने 4 अलग अलग क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें यहाँ 4 हाइड्रोजन अलग अलग लेना पड़ा, तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन हुआ हाइड्रोजन का। अब देखो हाइड्रोजन को अपना पहला सर्कल कंप्लीट करने के लिए चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, तो
तो यहाँ कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड करके ये चारों ही हाइड्रोजन ने अपना पहला सर्कल कंप्लीट किया, और इसी के साथ साथ हमारे कार्बन ने भी इन चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कर करके अपना ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया। तो ऐसे होता है कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तुम एक बार 2 बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अब एक जो सवाल है कि कार्बन इतना यूनिक क्यों है, वाई इज कार्बन सो यूनिक, इतना खास क्या है कार्बन में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दोनों एक ही बात है। तो इसका 3 रीजन है, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को काफी खास बनाता है दूसरे एलिमेंट से। अब वो 3 प्रॉपर्टीज है क्या? पहला कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी और तीसरा आइसोमेरिज्म। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। यार कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन के अंदर में जो एटम्स होते हैं ना, ये आपस में ही मिलके एक लंबा चेन बनाते हैं, इतना लंबा कंटिन्यूस चलते रहता है। तुम इसे कह सकते हो कि कार्बन के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि कार्बन के जो एटम्स है इनका आपस में बहुत अच्छा जमता है, जैसे हम दोस्तों में होता है ना भाई, अच्छा जमता है। इसी तरीके से कार्बन का जो एटम्स है इनमें आपस में बहुत ही अच्छा जमता है, जिसके वजह से ये अपना एक लंबा लंबा चेन बना सकता है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी। यहाँ क्या होता है, कार्बन के पास तुम्हें पता है 4 जगह खाली होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट हमारे कार्बन के पास है 4। तो ये जो 4 का गैप है ना, ये कार्बन आपस में ही जो बॉन्डिंग करके पूरा करते हैं। इसके अलावा ऐसा एलिमेंट जो कि मोनोवैलेंट हो, मोनोवैलेंट यानी उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ में 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसके साथ भी कार्बन क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। देखो एकदम सिंपल ही बोलूँ तो ये टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल सकता है, क्योंकि उसके पास स्पेस है, 4 जगह खाली है, तो वो आसानी से किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और जो आखिरी प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म, ये देखो कार्बन का सबसे खास प्रॉपर्टी है। देखो होता क्या है, देखो कार्बन से बना हुआ जितना भी कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो तो सबका एक जैसा होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अलग अलग होता है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज ने कार्बन को इतना खास बनाया है, समझ गए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। देखो दुनिया में कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसा होता है, बट वो दिखते अलग अलग है, यानी कि उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो अलग अलग होता है, और इसी चीज को कहता है एलोट्रोपीज। तो ऐसा ही एलोट्रोपीज कार्बन का देखना है हमें, जहाँ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फेलोरिन, ये 3 चीज है जिनका फिजिकल फॉर्म बिल्कुल ही अलग है, दिखते बहुत ही अलग है, बट ये तीनों केमिकली कार्बन से बना हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन, जहां अब हम इन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। शुरुआत करता हूं मैं डायमंड से। डायमंड के अंदर में हर एक कार्बन एटम बॉन्डिंग करता है 4 कार्बन एटम के साथ। यहाँ तुम देख पा रहे हो डायग्राम पे, एक एटम 4 एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जिससे कि ये इतना स्ट्रांग बनता है और एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट का। यहाँ क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करके रखा हुआ है। तुमने यार डायमंड में देखा, एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, बट ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, याद रखना ये चीज, और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ये ग्रेफाइट ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद आखिरी है बकमिंस्टर फेलोरिन। इसे कहा जाता है C60, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें फुटबॉल टाइप का, इसके अंदर में टोटल 60 कार्बन एटम है, इसके वजह से इसे कहा जाता है C60। और ये जो तुम्हें शेप दिख रहा है ना अलग अलग तरीके का, यहाँ में ना इन टोटल 20 ऐसे रिंग्स है जहाँ में 666 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और 12 ऐसे रिंग्स है जहाँ में 5 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ऐसे ही कहा गया 6 रिंग 20 है और 5 रिंग वाले 12 है। और इसका नाम इतना अजीब क्यों पड़ा बोलो तो, एक आर्किटेक्ट है, इसी ने इसे बनाया था, जिसका नाम है बकमिंस्टर फिलर, उनके नाम पे ये दिया गया है। मतलब भाई साहब उनका नाम भी काफ़ी अजीब था, ना उनका नाम ऐसा होता ना हमें इसे याद करना पड़ता, बट कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है क्या कर सकते हैं। मजबूरी का नाम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम बिता रहे हैं। अभी यार क्या तुम्हें पता है, ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो मेरा केमिस्ट्री बहुत गंदा है, क्लास 12 के बाद मैंने जो साइंस छोड़ दिया, इसका सबसे बड़ा रीज़न था ये केमिस्ट्री। बात करेंगे किसी दिन आराम से इसके बारे में, बट देखो अभी के लिए इतना समझो, केमिस्ट्री के अंदर 2 ब्रांचेस है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड का, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक अलग ही ब्रांच रख दिया। और इसको छोड़ के जो भी कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन नहीं पाया जाता है उसे हमने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड उसे स्टडी किया जाएगा। और तुम्हारे इस सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलके बनता है हाइड्रोकार्बन, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज़ तुम ध्यान से सुन लो और इसे प्रैक्टिस करो अभी के अभी। इसका कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। ये जो मैंने बताया हाइड्रोकार्बन, जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन मिलके एक कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन पाया जाता है तो उस कंपाउंड का स्टार्टिंग में लगेगा मिथ, और अगर पाया जाता है 2 कार्बन तो उसे कहेंगे इथ, और अगर पाया जाता है 3 कार्बन तब हम उसे कहेंगे प्रोप, और अगर पाया जाता है 4 कार्बन तब उसे कहेंगे ब्यूट, और अगर पाया जाता है 5 कार्बन तब हम उसे कहेंगे पेंट। ऐसे ही बहुत लंबा लिस्ट है, बट तुम 5 जान लो। आगे मत बढ़ो, अब वीडियो को पॉज करो, इसे एटलीस्ट 5 से 10 टाइम लिख लो, पेज में लिख लो, याद करो। जैसे ही याद होता है उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ो। फायदा नहीं, आगे बढ़ रहे हो कंफ्यूज हो जाओगे। हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसे समझ लो। One eternity later. तो आई गेस तुमने मेरा बात मान के याद कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। देखो, हाइड्रोजन के साथ बात नहीं चल रहा है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा जो कार्बन होगा उसके बीच सिंगल बॉन्ड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हम एल्केन्स। देखो, यहाँ में ANES दिख रहा है तुम्हें लास्ट में एल्केन्स के। अब इसी से आगे बनेगा एक होमोलोगस सीरीज। 2 मिनट बस रुक जाओ, तुम याद रखना एल्केन का जो लास्ट में ANES, इसे ध्यान दो। इसे हम आगे जो कार्बन में पढ़ा था ना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इनके साथ जोड़ के होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। बट अभी के लिए जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ वो लिख लो। फिर इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इस फॉर्मूले के यूज से तुम पूरा होमोलोगस सीरीज बनाओगे। और हाइड्रोजन का यहाँ लिमिटेड सीन रहेगा, जो है वही रहेगा, कार्बन के ऊपर ध्यान दो। और इसका जो एग्जाम्पल है इथेन, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C2H6। देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ 2 कार्बन है, पता है तुम्हें, और 6 हाइड्रोजन है। तो जब ये दोनों मिलेंगे ना, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये जो 2 कार्बन एटम है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एक एक एटम शेयर होता है। समझ गए? अब अनसैचुरेटेड का बात करते हैं। अब अनसैचुरेटेड 2 तरीके का होता है। एक होता है जहां कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड हो रहा होता है, और इसे हम कहते हैं एल्कीन्स। देखो, वहां में ए लगा था, यहां में ई लग रहा है, ENES, एल्कीन्स। समझ गए? और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, याद रख लो, बाद में काम आएगा। और जब एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, वही मीथीन, देख रहे हो, मिथ लगा हुआ है, ENE लग गया। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H4, यानी कि यहाँ 2 कार्बन के एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम। अब जब यहाँ बॉन्डिंग हो रहा होगा तो यहाँ ये दोनों कार्बन एटम अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे, जिससे कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा। फिर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में दूसरा चीज़ है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच, इन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। यहाँ देखो YNE, ठीक है, पहले लगा था A, फिर लगा था E, अब लग रहा है Y। तो इस तरीके से ये आएगा, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होगा CnH2n-2। और इसका एग्जाम्पल इथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2, यानी कि यहाँ में भी 2 कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ में क्या होगा, जो हमारा कार्बन है ये अपना 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा अपना आप को बैलेंसिंग करने के लिए, जिससे कि ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन एटम के बीच। यहाँ तक क्लियर है? अब इन तीनों से हमने क्या सीखा? इन तीनों से हमारे पास आया एक होमोलोगस सीरीज, जहाँ में 3 टेबल्स बनेगा। पहला होमोलोगस सीरीज होगा एल्केन्स का, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि तुम यहाँ देख पा रहे हो। फिर दूसरा होगा अनसैचुरेटेड के अंदर में 2, पहला एल्कीन्स, दूसरा एल्काइंस, जिसका होमोलोगस सीरीज तुम यहाँ देख पा रहे हो। अब इन तीनों को तुम्हें याद करना है। अब यार देखो, आखिरी चीज़, अगर तुम्हें याद नहीं करना ये पूरा होमोलोगस सीरीज, चाहे एल्केन का हो, एल्काइन का हो या एल्कीन का हो,
तो यहाँ पे एक ट्रिक है, तुम्हें बस क्या करना है, इनका जनरल फॉर्मूला को याद कर लेना है। ऐसे लिख लो, इस जनरल फॉर्मूला से तुम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी दे दिया जाए तुम्हें। अब मान लो मैंने कहा तुम्हें कि यार अगर तुम्हें मैं दे दूँ 3 कार्बन्स, तो इससे तुम ये तीनों होमोलोगस सीरीज से एक एक बना के दिखाओ। तो देखो फॉर्मूला पुट करेंगे आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ में जहाँ NN है यहाँ पे हम 3 3 3 पुट कर देंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं एल्केन का, यहाँ हम CN के जगह में 3 पुट कर देंगे और H2 के बाद यहाँ जो N है ना, यहाँ में हम इंटू करेंगे इसे, ठीक है, प्लस मत करना, गलती हो जाएगा, इंटू करना है। C2 इंटू 3 प्लस 2, आंसर कितना आया मेरा C3H8। अब इसे मिलाओ, होमोलोगस सीरीज से मिलाओ, मिल रहा है ना, ये क्या है, ये है तुम्हारा प्रोपेन। देखो तुमने खुद बनाया है ये। इसी तरीके से तुम डबल बॉन्ड वाले एल्कीन का कर लो, CN के जगह में हम 3 पुट करेंगे और H2 के बाद N के जगह में हम 3 पुट करेंगे और 2 के साथ इंटू कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा ये 2 × 3 6। तो हमारा जो फाइनल है वो आएगा C3H6। देख लो मिल गया ना। अब देखो यहाँ में बस डायग्राम जब तुम बनाओगे फॉर्मूला से तुम इक्वेशन भी पुट कर लोगे, डायग्राम भी बना लोगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो तुम जब भी बनाओगे डायग्राम तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड करना, यानी कि 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन के साथ निपटा देना। इसी तरीके से जो आखिरी है एल्काइन, यहाँ में भी तुम वही सेम चीज़ कर सकते हो। बहुत आसान है यार, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा। बस तुम्हें फॉर्मूला देखना है और एक चीज़ याद रखना है कि हमें जो हाइड्रोजन के साथ प्लस नहीं करना है, इंटू करना है, बस इतना आसान है। और जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तब याद रखना बस एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, बस। अब जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है चेन, ब्रांच एंड रिंग्स, देखो इसे मैं नहीं समझा रहा, बहुत आसान है। देखो हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था ना, क्या था वहाँ में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यहाँ में देखो मीथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो। यहाँ में देखो हमने लिया है मान लो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को ना नॉर्मली हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ब्यूटेन का स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट इसे तुम ब्रांच के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में किसी तरीके से भी लिख सकते हो। बस तुम जो लिखोगे इसे चेन के फॉर्म में या ब्रांच के फॉर्म में और रिंग के फॉर्म में हो, इसे हम कहेंगे आइसोमर स्ट्रक्चर। एक होगा नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक होगा आइसोमर स्ट्रक्चर, बस इतना डिफरेंस है। तो ठीक है यार, मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। पहली बार मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है, मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसा दिया है, अच्छा दिया है, ख़राब दिया है। तुम लोग यार फीडबैक देना, जितना सकूँगा अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और तुम लोगों को मदद करूँगा। लिटरली इतना लंबा लेक्चर मैंने कभी नहीं दिया। अब इसे एडिट करना तो मुझे बाकी है, पता नहीं कब तक करूँगा, बट ठीक है, अगर तुम लोग को मदद मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है यार, थैंक यू, लव यू ऑल।